हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपके यूनिट 2 साइंस के कुछ एमसीक्यू, जिससे आपको मदद मिले कि आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने चाहिए, जिससे कि आप यूनिट साइंस का जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो टॉपिक्स यहाँ पर लिए हैं ना, वो आपका सेल है और बेसिकली प्लांट एनिमल वाला शुरू का पोर्शन है, थोड़ा न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन पर बेस। तो चलिए चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस। तो इसमें सही आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें आपकी रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होती है। बेसिकली जो एटीपी फॉर्मेशन वाला है आपका प्रोसेस है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो क्या होती है आपकी एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है। एनर्जी करेंसी कहते हैं जिसे। हमारी बॉडी को जो ऊर्जा मिलती है वो आपकी एटीपी से ही मिलती है, और क्योंकि एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The cell organelle responsible for protein synthesis is एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो इसका सही आंसर है आपका राइबोसोम। देखो राइबोसोम्स जो हैं आपके, दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन का संश्लेषण है वो किस पर होता है? राइबोसोम पे होता है। अच्छा, राइबोसोम कहाँ उपस्थित होते हैं? वो होते हैं आपके आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। आपने यहाँ पर न्यूक्लियस देखा होगा, ठीक है। न्यूक्लियस में आपने देखा होगा यहाँ पर ऐसे ट्यूब्यूल वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, यहाँ पे ऐसे ट्यूब्यूल वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पर जब इस तरीके से छोटे छोटे आप देखेंगे ये राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, तो ये इसको क्या अपीयरेंस देते हैं? रफ अपीयरेंस दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? खुरदुरा दिख रहा है, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। तो ये जो है ये आपके राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अगर राइबोसोम्स नहीं होंगे तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है आपका, द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल वेयर ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म, सेल। तो आपका जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो किसमें सस्पेंडेड होते हैं? वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। किसी भी सेल को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। सबसे बाहर जो आपकी ये जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या कहेंगे? प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। इसके अंदर बीच में एक होता है आपका, ये क्या है? केंद्रक। क्या है आपका? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और इसमें जो है आपका एक द्रव्य भरा हुआ है जिसके अंदर आपके सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। जितने भी आपके आप कह लीजिए लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटर, आपके साथ ही साथ जो डिक्टियोसोम्स हो गए, सब वैक्यूल वगैरह सब इसी के अंदर उपस्थित है। तो ये आपका द्रव्य क्या है? ये है आपका साइटोप्लाज्म, जिसमें आपके सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल की कौन सी इसमें कैरेक्टरिस्टिक है? प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब प्रिमिटिव, पुराना, ठीक है। और कैरियन वर्ड जो आता है ना आपका, वो किसके लिए आता है? न्यूक्लियस। तो एक ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है? देखो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या होता है ना, इसमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एक अच्छा सा केंद्रक आपको नहीं मिलेगा। केंद्रक के अंदर जो आपका डीएनए सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो बस ऐसी सेल में बिखरा हुआ है, कहीं भी आपको कोई मेम्ब्रेन ऐसी नहीं दिखाई देगी। जबकि यहाँ देखो यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, आपको एक प्रॉपर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर न्यूक्लियस बना हुआ है यहाँ पर। तो जहां पे एक वेल डिफाइंड केंद्रक उपस्थित है, इसके साथ ही आपको अदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं।
ये एक यूकैरियोटिक सेल है। जबकि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको बाहर से प्लाज्मा झिल्ली दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसे ही जो डीएनए मटेरियल ऐसे ही क्रोमोसोम वगैरह पूरा बिखरा हुआ है, और यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी आपको नहीं दिखाई देंगे। ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की कौन सी इसमें कैरेक्टरिस्टिक है। प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नहीं, न्यूक्लियस इसमें अच्छे से उपस्थित नहीं। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, नहीं, ये भी नहीं है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पर, न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फॉर मोर सच कंटेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। The cell organelle responsible for intercellular digestion is, तो इंटरसेलुलर डाइजेशन के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइबोसोम और लाइसोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होते हैं आपके, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स या फिर क्या कह सकते हैं आप इसमें, ऐसी एंजाइम जो क्या करेंगी, कोई भी सेल के अंदर फॉरेन पार्टिकल आ गया, फॉरेन पार्टिकल मतलब जो सेल को बिलोंग नहीं करता, बाहर से कुछ ऐसा सब्सटेंस आ गया, तो उसको ये क्या करेगा, उसके ऊपर ये डाइजेस्टिव एंजाइम डाल के उसको खत्म कर देगा, सेल को प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है सेल के अंदर, उसको भी ये डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। और इवन के अगर आपकी सेल डैमेज हो जाए तो ये लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा, इसकी डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल में फैल जाएंगे और सेल को खत्म कर देंगी। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल को जो है डाइजेस्ट कर रहा है, इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा है सेल को। दूसरी चीज, जो सेल में वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको भी ये डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसे वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। और क्योंकि ये सेल अगर डैमेज हो जाए तो उसको ही खत्म कर देगा, इसलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च, काइटिन, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट कौन सा है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, प्लाज्मा झिल्ली कहो या कोशिका झिल्ली कहो एक ही बात है। तो सेल मेम्ब्रेन आपकी बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, तो सही आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। सेल्यूलोज किस में होता है, सेल वॉल में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही आ गया, द प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरीली मेड ऑफ। तो देखो, जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ आपकी पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर आपसे डिफरेंशिएट करने को कह दे तो ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। और किसकी बनी हुई होती है, जो आपकी सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which cell organelle is responsible for photosynthesis in plant cells? तो बेसिकली आपके प्लांट सेल्स में पूछ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्गी apparatus। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही आपका एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट, जो क्या करता है, सन की जो लाइट है उसको ट्रैप करता है, सन की ऊर्जा को क्या करता है, वो आपका अवशोषित करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, स्टोर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो अब देखो, वैसे तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तो दे रहा है वो सेल को, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मेन आपका जो फंक्शन इसमें वो रेगुलेट करता है वो ये है, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये मेन फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली सेल के अंदर क्या चीज आएगी और क्या इससे बाहर जाएगी उसको कंट्रोल करने का काम क्या है, प्लाज्मा झिल्ली का है, और इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर आने जाने देती है, कुछ को रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is a characteristic of a eukaryotic cell? तो यूकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक पूछिए, अब ये आंसर आपको आ जाना चाहिए। एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, नहीं, ये तो नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल होता है। स्मॉल साइज, नहीं। सिंपल स्ट्रक्चर, नहीं। सिंपल स्ट्रक्चर और स्मॉल साइज प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, तो आपका सही आंसर यहाँ से क्या है, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, एक कोशिका जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट के उदाहरण हैं। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता।
ठीक है। और अब आपसे पूछ रहे हैं ऑप्शंस, आपको ये दिए हुए कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको दी है और आपको ऑप्शंस ये हैं। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ये पूछा है। तो देखो पहले तो आप स्टेटमेंट चेक कर लो। स्टेटमेंट जो है आपकी, तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक कोशिकीय जीव में यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ही कोशिका में बने, तो एक ही कोशिका सारे कार्य कर रही है, बिल्कुल सही बात है। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट के उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, नहीं। अभी तो हमने पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो ये गलत है। तो 1 2 3 किस में आ रहा है आपका, 1 2 3 ये थर्ड वाले में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, दूसरा है जीन, तीसरा है न्यूक्लियस केंद्रिका, और तो डी है आपका राइबोसोम। इनमें से किसी कोशिका के केंद्रक के भाग हैं, केंद्रक के भाग। ठीक है, यानी आपके जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, तो देखो उसमें क्रोमोसोम मिलता है, बिल्कुल सही बात है। जीन मिलता है, बिल्कुल। डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट है उनको जीन कहते हैं, तो जीन भी मिलता है। न्यूक्लियोलस भी मिलता है, बिल्कुल सही है। केंद्रिका भी मिलती है। राइबोसोम नहीं मिलते। राइबोसोम दिखाए थे ना मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर से वहां पे लगे हुए थे। ठीक है, तो ए बी सी ऑप्शन आपके सही होंगे। किसमें आ रहा है, सी वाले में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीएनए का वह खंड जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है क्या कहलाता है, मैंने तो बता ही दिया इसका आंसर आप लोगों को। ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर अ प्रोटीन, एक प्रोटीन के लिए जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है डीएनए का वो सेगमेंट। डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट जो एक एक प्रोटीन को कोड करते हैं उनको हम जीन कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टली बता देती हूँ आपको, जीन। नेक्स्ट, कोशिका का विस्तार किस कारण होता है, विस्तार, अच्छा, व्हाट कॉजेज अ सेल टू एक्सपेंड, प्रोटोप्लाज्मोलिसिस, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। ओके, ये ऑस्मोसिस के ऊपर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऑस्मोसिस क्या प्रक्रिया है। ठीक है, ये आपका, अगर मैं एक डब्बा जैसा बनाऊं, यहाँ पर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना दी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हाँ, जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को तो जाने देगी, सॉल्यूट को रोक देगी। ठीक है, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आसपास जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि मान लो यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन है और यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन है। ठीक हो गया। अब ये सॉल्यूशन में क्या है, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि यहाँ पर मान लो 4 टीस्पून यहाँ पर सॉल्ट डिजोल्व है और यहाँ पर केवल 2 टीस्पून है। ठीक है, यहाँ पे केवल 2 टीस्पून है, तो यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है, यहाँ सॉल्यूट कम है। ठीक है, यानी यहाँ विलायक कम है, यहाँ विलायक ज्यादा है ना, यही हो गया। तो ऑस्मोसिस, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, कब होगी, ये कहां से कहां को मूव करेगा, सॉल्वेंट यहां से यहां को मूव करेगा, इस तरीके से होगा यहाँ पर मूवमेंट। जब, और कब तक होगा ऑस्मोसिस, जब तक दोनों तरफ जो है वो सॉल्यूशन की जो टोनिसिटी है कहते हैं इसको, कि मतलब जो भी उसका विलायक उसकी मात्रा है वो बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, जो हम इसको कहेंगे टोनिसिटी, वो बराबर नहीं हो जाती, कंसंट्रेशन जो है वो बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस चलती है। और इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्यूट मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा, जा रहा है, पर यहाँ से अगर थोड़ा जा रहा है तो यहाँ से ज्यादा जा रहा है। क्यों, क्योंकि वाटर जब क्वांटिटी इधर को बढ़ाएगा तभी तो कंसंट्रेशन सेम हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होता है। अब सेल जो है, सेल में अगर एक्सपेंशन होना है, सेल में अगर क्या होना है, अब देखो यहाँ पे पानी ज्यादा आएगा तो ये फूल नहीं जाएगा ये वाला एरिया, तो सेल के साथ भी ऐसा ही समझो। ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में क्या भरे हुए थे, सॉल्ट्स होते हैं, कंसंट्रेशन होता है भाई इसके अंदर। मैंने इसको एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, बाहर से एक ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, बाहर से एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मतलब उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है कंपेयर टू सेल, सेल में ज्यादा है, यहाँ बाहर कम है, तो वाटर अंदर की ओर फूलेगा, घुस जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, वाटर इनसाइड मूव करेगा, इसे हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है किशमिश, देखिए कभी पानी में डालना, किशमिश कितनी मीठी होती है, कितना शुगर सॉल्यूशन है उसके अंदर, साफ पानी में डाल दो उसको। अब बाहर के पानी में तो कंसंट्रेशन है ही नहीं किसी भी तरह के सॉल्यूट का, तो पानी क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, किशमिश सुबह तक फूल जाती है, वो किससे फूल गई, एंडोऑस्मोसिस हो गया उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रोसेस है कि कोशिका में जो है यहाँ पर विस्तार हमें कैसे देखने को मिला है, ये एंडोऑस्मोसिस में देखने को मिला है। ठीक है, ऐसी सेल को हम क्या कहते हैं वो बता देती हूँ आपको, ऐसी सेल को हम फ्लैसिड सेल कहते हैं, फ्लैसिड सेल। ठीक है,
ऐसी सेल को फ्लैसिड सेल कहते हैं। और अगर मान लो यहाँ कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होता तो सेल के बाहर से, सेल से जो है वाटर बाहर को निकल आता और सेल श्रिंक हो जाती। सेल क्या हो जाती? श्रिंक हो जाती। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो 1831 में केंद्रक की, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था बेसिकली पूछ रहे। रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन, मेंडल और स्लीडन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नेसेसरी टू कंट्रोल द हार्ट बीट? तो आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मिनरल नेसेसरी होता है? आप सभी जानते हैं ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है तो सबसे पहले नमक की क्वांटिटी को ही ठीक करते हो। सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, आयरन। सोडियम होगा। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का ग्रहणी के अम्लीय माध्यम में पाचन, प्रोटीन का आंत के क्षारीय माध्यम में पाचन, प्रोटीन का आमाशय के अम्लीय माध्यम में पाचन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो आपकी जो ट्रिप्सिन एंजाइम होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फंक्शन करती प्रोटीन पर ही है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में करती है और बेसिक मीडियम में करती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, एक चीज ध्यान रख लो फिर, प्रोटीन जो है उसका डाइजेशन कहाँ होता है? एक तो आपका स्टमक में होता है, ठीक है, स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है क्योंकि स्टमक में HCl सिक्रेट होता है तो वहां एसिडिक माध्यम होता है क्योंकि वहां पर एक एंजाइम है पेप्सिन जो एसिडिक मीडियम में ही काम करती है। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को प्रोटीएजेस में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, प्रोटीएजेस में कन्वर्ट कर देती है। अब इसके बाद जब ये खाना, अब ये जो थोड़ा ये जो प्रोटीएजेस वगैरह सब बन गए, अब जितना फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, आगे और पाचन की क्रिया होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जो प्रोटीएजेस हैं इनके ऊपर ट्रिप्सिन काम करेगी, ट्रिप्सिन काम करेगी। और अब जो स्टमक से खाना आ रहा था वो कैसा था? वो एसिडिक था। उसको बेसिक बनाने का काम बाइल जूस करता है। बाइल जूस क्या करता है? एल्कलाइन मीडियम देता है, ठीक है, क्षारीय वातावरण देता है। और इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ये जो प्रोटीएजेस है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फाइनल यहाँ पर ब्रेकडाउन जो होता है वो अमीनो एसिड्स में होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, आहार नाल यानी पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि ग्रास नली या ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं, भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, गुरुत्वीय बल लगता है, हृष्टपुष्ट जीभ भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है। सही ऑप्शन है इसका 1। देखो जो हमारा फूड पाइप है, फूड पाइप से जब हम सॉलिड फूड खा रहे हैं, कोई भी चीज आप रबड़ पाइप समझ लो ना, कोई ऐसा लचीली सी चीज है उसके अंदर कोई सॉलिड चीज नीचे फेंकनी है, कैसे करोगे? उसको दबाओगे, जब हम उसे दबाएंगे ऊपर से तो वो चीज नीचे खिसकेगी और ऐसे ही दबा दबा के आप उसको नीचे तक पहुंचा सकते हो। फूड पाइप में भी सेम यही चीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसको हम कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है, या फिर पेरिस्टैल्टेसिस कहते हैं। क्वेश्चन 19, लार का कार्य है भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकना, मंड को शर्करा में परिवर्तित करना, कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना, मंड को वसा में परिवर्तित करना। तो इसका सही आंसर है आपका मंड को शर्करा में परिवर्तित करना। तो आपका माउथ में क्या होता है? डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे पाचन कहाँ शुरू हो रहा है तो पेट में नहीं हो रहा है, आमाशय में नहीं हो रहा है, माउथ में ही हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि माउथ में आपके क्या है, लार ग्रंथियां उपस्थित है, सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जिनमें से आपका जो सलाइवा होता है ना उसमें आपकी एंजाइम भी होती है। एंजाइम कौन सी होती है? सेलिवरी अमाइलेज। सेलिवरी अमाइलेज आपकी एक एंजाइम है जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, ये भी इसका नाम है। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो आपका स्टार्च होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। किसमें कन्वर्ट कर देती है? माल्टोज में। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अंतःग्रहण की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, अंतःग्रहण एवं निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन होती है, निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है, निष्कासित की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। चलो एक एक करके देख लेते हैं। भाई इनहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, गलत है। जो हम इनहेल कर रहे हैं भाई आसपास जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें तो सारी तरीके की हवा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन भी है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है उसमें। इनहेल और एक्सेल की गई में ऑक्सीजन नहीं होती, ये भी गलत है। इनहेल की गई में ऑक्सीजन काफी है, लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है क्योंकि हमने ऑक्सीजन क्या करी, हीमोग्लोबिन के द्वारा वो अवशोषित हो गई है, कम है एक्सेल करने में। ठीक है, एक्सेल एयर में ऑक्सीजन नहीं होती, गलत है। एक्सेल एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती। तो सेकेंड आंसर।
मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो है अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण, पाचन। अब इनको लाइन से लगाना है, ठीक है। तो आपका जो प्रोसेस है बेसिकली न्यूट्रिशन का, उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसमें इंजेक्शन होता है, खाना हम इनटेक करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, फिर वो ब्रेक डाउन होता है, फिर क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसका अवशोषण होता है, फिर वो सेल्स में ले जाया जाता है, वहां पर उसकी और ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, एसिमिलेशन होगा, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका एक्सपल्शन होता है। तो आपका सही है 4 5 4 5 4 5 1 3 2, फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी यानी रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। भैंस, गाय, हिरण, बिल्ली, भैंस, हिरण, भैंस, गाय, कुत्ता या गाय, हिरण, कुत्ता। तो देखो आपके रूमिनेंट्स कौन से होते हैं, ये आपके हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स बेसिकली क्या होते हैं ना, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो लेंथ है कितनी लंबी होगी वो डिपेंड करती है एनिमल के ईटिंग हैबिट्स पर। जो हर्बीवोर होते हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबी होती है क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने होते हैं, ठीक है, जो हमारी प्लांट सेल में होते हैं, जबकि कार्निवोर की जो छोटी हाथ होती है उसकी लेंथ छोटी होती है क्योंकि उसे मीट डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपके हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, वो पहले तो जब खाते हैं ना तो एक बार में निगल लेते हैं, और जब वो निगलते हैं ना तो वो किसमें जाता है, इनकी बॉडी में जो आपका एलिमेंट्री कैनाल में एक और ऑर्गन है रूमन, रूमन एक पार्ट होता है इसका, उसमें चला जाता है, और वहां पर क्या होता है, वहां पर ये स्टोर होता है, जहां पर इससे क्या कहलाता है, ये कर्ड, वहां इसका सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। जो सेल्यूलोज होता है ना उसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग तो डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन हर्बीवोर्स में रूमेन एक जो है पार्ट है उनके एलिमेंट्री कैनाल का, वहां पर जो है फूड गया और वहां पर जो है सेलुलोज का डाइजेशन हुआ, और फिर थोड़ी देर क्वांटिटी में वापस ये मुंह में आता है, जहां पर आपको गाय वगैरह को बैठे हुए देखा है, कभी वो जुगाली कर रहे होते हैं, मुंह चला रहे होते हैं, तो यहाँ रूमेन से ही वापस जो है उनके मुंह में आ रहा होता है खाना, जिसको जुगाली करके वापस से कहाँ भेजते हैं, फिर अपने पेट में भेजते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कौन से आ जाएंगे, ये आपके सारे हर्बीवोर वाले आएंगे जिसमें सब हर्बीवोर है। नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, यीस्ट, खटमल, जोंक, अमरबेल, श्राल, जू, और इनमें से परजीवी में वर्गीकृत किए जाने वाले जीव। परजीवी यानी पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम पैरासाइट या परजीवी कहते हैं, और जिसकी बॉडी में से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है उसको होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें पूछ रहे हैं पैरासाइट कौन कौन से, तो देखो बेडबग्स यानी खटमल है, आपका खून चूसते हैं, ठीक है, जोंक भी है, चिपक जाए तो ये भी खून चूसने लगता है, कस्टर्ड एप्पल नहीं होगा, ये कसकटा होगा, ठीक है। कसकटा क्या है, एक तरह की बेल होती है, अमर बेल कहते हैं इसे हिंदी में। ये क्या होती है, ये भी पौधे के चारों तरफ लिपट के उसके स्टेम में से क्या लेती है, न्यूट्रिशन चूसती रहती है, तो ये भी पैरासाइट है। एल्गी नहीं है, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेती है। लाइस है, सर में जो जुए वगैरह हो जाती है, ये भी खून चूसती है। तो इसमें 2 3 5 और 6, 2 3 2 3 अच्छा सॉरी 4 एंड 6, ये आए, अच्छा 6 होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन 24, हरे पादप दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि, इसे पादप केवल रात के समय श्वसन करते हैं। हरे पादप दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। हरे पादप रात के समय श्वसन नहीं करते, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है आपका, बेसिकली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना वो आपका रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस करेंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दिन के टाइम में हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हुए ज्यादा इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में फिर से इस्तेमाल हो जाती है। रात के समय में जो प्रकाश संश्लेषण जो है वो नहीं हो रहा है, उस समय वो भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट्स भी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या है कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर की दर से अधिक होती है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, which one of the following elements is present in the green pigment of leaf। तो ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है आपका बड़ा सा एक मॉलिक्यूल है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, उसके बीच में एक आपका मेटल या मिनरल भी उपस्थित होता है, वो कौन है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, तो वो है मैग्नीशियम। अच्छा आयरन किस में उपस्थित होता है ये भी ध्यान में रखो, हीमोग्लोबिन में। जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या अटैच्ड है, आयरन, और जो आपका क्लोरोफिल है उसके साथ अटैच्ड है मैग्नीशियम। तो ये आपके हमने कुल 25 क्वेश्चन किए और मैंने कोशिश करी कि आपको समझाते हुए चलूं कि यहाँ पर इन क्वेश्चंस के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है, जिससे कि आपको मदद मिले अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है।
इससे पहले हम साइंस का जो आपका सिलेबस है वो भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां मैंने पूरा साइंस का सिलेबस डिकोड किया था कि आपको क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो स्टडी करने चाहिए अपने साइंस के सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप हमसे कोई मदद चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपके यूटेट 1, यूटेट 2 सोशल साइंस, यूटेट 2 साइंस मैथ सारे ही कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं। अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं ना, तो मेरी आपको सजेशन रहेगी कि आप लोग जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी जो है हमारी बहुत क्लासेस हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग हमको रीच आउट कर रहे हैं और फिर वो ये कहते हैं कि इसमें तो बहुत क्लासेस हो चुके हैं। देखो, कोर्स आगे बढ़ता ही जाएगा, वो रुकना थोड़ी ना है। लेकिन अगर आपको तैयारी अभी से करनी है तो प्लीज अभी से अपने काम में जुट जाइए, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जितना टाइम आप वेस्ट करते जाएंगे उतना एग्जाम पास आएगा और फिर आप हमसे पूछते हैं कि ये कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, हमारे पास भी कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि हम तुरंत आपका पूरा का पूरा कोर्स आपके दिमाग में डाल देंगे। स्टडी आप ही को करना है, हम तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे मटीरियल। जहां आपको दिक्कत आ रही है वहां हम आपको समझा देंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज पढ़ाई आपने ही करनी है। तो आई होप आप इस बात को समझेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।